अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को आगे लेकर चलेंगे और इस लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो हमारी अगली ब्रांच का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं कि केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना इन एयर सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स। आपको पता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हवा भी होती है, मिट्टी भी होती है, वाटर भी होता है। तो इस हवा में या मिट्टी में या वाटर में कौन कौन से केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब यहाँ मिसाल देखते हैं कि आखिर बायोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस या वो रिएक्शंस होते हैं जो जानदारों में होते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स अपनी खुराक बना रहे होते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस में केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। कौन कौन से? जैसे कि हमारे पास CO2 होती है, वाटर है, तो ये क्या है, दोनों केमिकल्स है ना। तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं और बनाते क्या है, ग्लूकोज। और अब ये जो केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं ये किसने किए हैं? जानदारों ने इस्तेमाल किए हैं। तो केमिकल्स का इस्तेमाल जानदारों की तरफ से हो और जानदारों में कोई रिएक्शन हो तो उसको हम बोलेंगे जी बायोकेमिकल प्रोसेस। और अगर यही प्रोसेस जो है वो जानदारों के अलावा बेजान चीज़ों में हो तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब बेजान चीज़ों में मिसाल कौन सी होगी? आप ले सकते हैं कि हमारे तो घर में नमक बना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, NaCl। ये कैसे बनता है? एक रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं? साल्ट बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे किसी जानदार में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हुआ, लैब में हो सकता है काम। तो ये क्या हो गया जी, हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर ये बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यानी वो प्रोसेस जो जानदारों में हो वो क्या है? बायोकेमिकल। और जो जानदारों में ना हो वो क्या है जी? केमिकल प्रोसेस। दूसरा काम हम इस ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं वो ये कि पोल्यूशन क्या होती है, आलूदगी क्या होती है और आलूदगी के सोर्सेज क्या है, यानी आलूदगी फैलती कैसे है। फिर हम ये देखते हैं कि इस पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है माहौल पे, यानी क्या कैसे माहौल पे असरअंदाज हो रही है आलूदगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है, यानी हम माहौलियाती आलूदगी को कम कैसे कर सकते हैं। ये भी हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी अगली ब्रांच आती है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि हम सेपरेशन यानी चीज़ों को अलहदा करना, बिलफर्ज दो चीज़ें मिक्स हैं उनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी किस में करेंगे? इसी ब्रांच में कर सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन, यानी एक चीज़ हमारे पास पड़ी है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए भी हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को और मशीनों को इस्तेमाल करते हुए उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। ये भी इसी ब्रांच में करते हैं। इसी तरह से केमिकल कंपोनेंट्स किसी भी चीज़ की या किसी भी मटेरियल में, यानी कोई भी चीज़ जो है वो उसमें कौन कौन से केमिकल्स शामिल है जिनसे मिलके वो बना है, ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और इसमें हम इस्तेमाल किसको करते हैं? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इसी तरह से बाकी FTIR होता है। तो ये तमाम मशीनें आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब के। उसके बाद हमारी अगली ब्रांच है केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। नाम से भी जाहिर है बायो का मानी क्या होता है? लाइफ। केमिस्ट्री का मानी आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही होगी। यानी अगर हम क्या करें, केमिस्ट्री का स्टडी करें, केमिकल प्रोसेस को, प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर्स को, कंपोजिशन को, किसी भी चीज़ का, लेकिन किस में? जानदारों में। यानी किसी भी चीज़ की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, उसको अगर हम जानदारों में स्टडी करें तो हम क्या कर रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है? जितने भी सब्सटेंसेस, केमिकल्स सब्सटेंसेस हैं जो कि जानदारों में हैं और जो भी प्रोसेस जानदारों में हो रहे हैं, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन तमाम की स्टडी जो होती है वो कहाँ पे होती है? बायोकेमिस्ट्री में होती है। ठीक है जी। उसके बाद बेटे हमारी अगली ब्रांच होनी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, हम सब जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सेंटर में क्या होता है, सॉरी, हमारे एटम के सेंटर में क्या होता है जी? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, ऐसे है जी। अब ये जो सेंटर में है हमारा, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में हम देखें ज़रा, अगर हम इस न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हों, ठीक है, यानी किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी करें तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है जी।
अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शन हो सकते हैं, तो एक तो इसमें ये होता है कि फिशन का रिएक्शन होता है। फिशन का मानी होता है किसी बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूटना, ठीक है जी। यानी एक बड़ा न्यूक्लियस का मिसाल ले लें कि यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, उसको अगर हम तोड़ें, यानी उसका जब न्यूक्लियस टूटता है तो वो दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, यानी कि उससे क्या होता है, उसके टूटने से दो छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फिशन। दूसरा हमारा रिएक्शन होता है फ्यूजन का। फ्यूजन लफ्ज़ निकला है फ्यूज से, और फ्यूज का मानी होता है मिलना। यानी यहाँ पे फ्यूजन में क्या होगा, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देंगे, तो ये क्या होता है, फ्यूजन। इसी तरह से कुछ हमारे पास न्यूक्लियस ऐसे भी होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उनको स्टेबल होने के लिए अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, रेडिएशंस की फॉर्म में खारिज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोसेस। तो ये तीनों चीज़ें हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली ब्रांच की तरफ, तो वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चेन्स या जंजीर वगैरह तो देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट यूनिट्स आपस में लिंक होकर एक बड़ी चेन बना रहे होते हैं। इसी तरह पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है कि डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपस में रिपीट होते हैं और लिंक होते हुए एक बड़ी चेन बना रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब इसकी एक मिसाल आप ले सकते हैं प्रोटीन की चेन। अब हमें पता है कि प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हुए एक बड़ी चेन को बना रहे होते हैं। यानी बिस्पिलफर्स को एक अमाइनो एसिड है जिसमें क्या है, वो सारे उसी तरह के अमाइनो एसिड रिपीट होंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, या फिर हम उसको पॉलीमर भी बोलते हैं प्रोटीन का। जैसे बिल्फर्स, ये अमाइनो एसिड था हमारा, हमारे पास बिल्फर्स क्या था जी, एक ये अमाइनो एसिड, दूसरा एक और अमाइनो एसिड इस तरह का, फिर उसके बाद एक और अमाइनो एसिड आया, फिर एक और अमाइनो एसिड आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हुए एक बड़ी चेन बना रहे हैं। अब ये जो बड़ी चेन बनेगी इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। जबकि ये जो एक यूनिट था जिसके आपस में मिलने से क्या हो रही है, चेन बड़ी हो रही है, इसको हम बोलेंगे बेटे जी मोनोमर, ठीक है जी। यानी मोनोमर क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीट होने से एक बड़ा पॉलीमर बन जाए। यानी पॉलीमर असल बड़ी चेन है और मोनोमर क्या है, वो सिंपलेस्ट यूनिट है जिसके रिपीट होने से एक पॉलीमर बन रहा है, ठीक है जी। तो ये होती है पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी जिससे हम स्टडी करते हैं पॉलीमर कैसे बनते हैं और किस तरह से मोनोमर जुड़ते हैं, ठीक है जी। इसमें अब क्या क्या हो सकता है, नेचुरल पॉलीमर काफ़ी सारे हैं, जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड्स है, तो ये तमाम क्या है जी हमारे पॉलीमर हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम अगली ब्रांच को स्टडी करते हैं जियो केमिस्ट्री। देखिए जियो का मानी होता है अर्थ, ठीक है, यानी ज़मीन। अब जियो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, केमिकल कंपोजिशन, यानी ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी वो किन एटम से मिलके बने हुए हैं। मिनरल्स हैं तो वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। फिर जियो केमिकल मैपिंग फॉर एप्लीकेशंस इन एनवायरमेंटल एंड मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। फिर हम देखते हैं कि जियो केमिकल मैपिंग, यानी कहाँ कहाँ पे केमिकल्स कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है और उनको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम क्या करें, अपने माहौल को भी बचा सकें और साथ में इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग, यानी कि अपने माहौल को बचाने के लिए हम मॉनिटर भी करना चाहते हैं बिल्फर्स की आलूदगी कितनी फैल रही है या बाकी मामला कहाँ पे नुकसान पहुँच रहे हैं माहौल को। तो ये तमाम चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं इस ब्रांच में, जियो केमिस्ट्री में, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, हमारी अगली ब्रांच जो आती है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से जाहिर है ये किसके मुतालिक है, मेडिसिन के मुतालिक होगी। इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, सबसे पहला जो काम है डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन्स। यानी पहला काम जो इस ब्रांच में हम करते हैं वो ये करते हैं कि मेडिसिन को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड्स ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी का मानी होता है कि बिल्फर्स एक मेडिसिन बन गई है, अब उसको अपनी बॉडी में टारगेट एरिया तक, यानी वो एरिया या वो पार्ट बॉडी का जिसका आपने इलाज करना है, उस मेडिसिन को अपनी बॉडी में उस पार्ट तक कैसे पहुंचाना है, इसको बोलते हैं ड्रग डिलीवरी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब आपकी जो मेडिसिन आपने ले ली बिल्फर्स जहाँ से भी ली, यानी कि चाहे औरल ले लें या वो इंटरवेनस, यानी कि अपनी वो वेन के ज़रिए कोई इंजेक्शन लगवा दिया आपने, तो जिस भी मेथड से आपने मेडिसिन ली है, अब वो टारगेट बॉडी तक कैसे जाएगी और कैसे अब्जॉर्ब होगी ब्लड की, क्योंकि आपको पता है कि मेडिसिन कैसे जाती है बॉडी में, ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। अगर आपने ओरल ले तो वो किस तरह जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाएगी, और अगर आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जैसे इंट्रावेनस है तो वेन के थ्रू वो बिल्कुल आराम से जा सकती है। तो जाना उसने कहाँ पे है, ब्लड में अब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, यानी ब्लड में अब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है, मेडिसिन जो है या ड्रग जो आपकी है वो बॉडी में किस तरह गई और किस तरह से आगे वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है, ये भी हम
स्टडी करते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का माने ये है कि जब ड्रग ने अपना टारगेट पार्ट पे जाके अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो जो बाकी की बची हुई मेडिसिन थी या फिर वो मेडिसिन जिसने अपना काम मुकम्मल करते हुए जो उसका बाकी हिस्सा बच गया, उसको हमने बॉडी से एलिमिनेट कैसे करना है, बाहर निकालना कैसे है, इसको बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये तमाम चीज़ें हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। यहाँ पे एक बात और याद रखें, ड्रग का मानी कोई नशावर चीज़ नहीं होती है। ड्रग हम कोई भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो बॉडी में जाके कोई भी चेंज प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ड्रग बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैनाडोल है वो भी क्या है, हमारी ड्रग है। यानी अक्सर गलतफहमी होती है कि भाई ड्रग सिर्फ वो होती है नशा वाली चीज़ें होती है। नो, ड्रग हमेशा कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो बॉडी में जाके चेंज प्रोड्यूस करे। इसके बाद हमारी जो अगली ब्रांच है वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं जी, एस्ट्रो में स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर रीजन्स। स्पेस बेटे आपको पता है कि खला को बोलते हैं, और इंटरस्टेलर रीजन क्या होते हैं, वो इलाके या वो जगहें जो स्टार्स के बीच में होती हैं। यानी आपको पता ना कि आसमान पे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स के बीच में जो गैस या डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं जी इंटरस्टेलर स्पेसिस। और इन इंटरस्टेलर स्पेसिस में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शन कौन कौन से हो रही हैं, इनको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, केमिकल इंटरेक्शन विद रेडिएशंस इन द यूनिवर्स। और आपको पता है कि स्टार्स और ये जो हमारा सन भी क्या एक स्टार है, तो यहाँ से क्या निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं। अब ये रेडिएशंस और इंटरस्टेलर रेडिएशंस, इनमें आपस में क्या ताल्लुक है, रेडिएशन कैसे इफेक्ट करती है माहौल को, ये तमाम चीज़ें हम कहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी रेडिएशन किस तरह से स्पेस को अफेक्ट कर रही है, ये तमाम हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और जो अब तक हमने पढ़ा है इन सारे टॉपिक्स में से आपको आ सकते हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह हम तब तक के अगला लेक्चर स्टार्ट करें, उस वक्त के अल्लाह हाफिज़। और अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम कल तक मिलेंगे दोबारा।